जय हिंद दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा शॉकिंग फैक्ट से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब फ्लावर्स को या फूलों को उनकी ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं, राइट? हाँ, मतलब डेकोरेशन हो या कोई गिफ्ट देना हो, फ्लावर्स तो हमेशा नंबर 1 चॉइस होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर। एक नॉर्मल सा दिखने वाला फ्लावर कोई नाजुक सी सजावट की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही अलग स्टोरी है। ट्रू, असल में ये नेचर की एक हाईली कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एग्रेसिव रिप्रोडक्टिव मशीन है। रिप्रोडक्टिव मशीन, ये वर्ड सुनकर शायद बहुत लोगों को अजीब लगे। हाँ, क्योंकि हम उस नजरिए से कभी देखते ही नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम एंजियोस्पर्म्स यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर के सीक्रेट्स को डिकोड करें। बिल्कुल, हमारे जो भी आज के सोर्सेज और रिसर्च हैं वो यही बताते हैं कि इस पूरी वास्तुकला या आर्किटेक्चर का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है। हाँ, और वो गोल है फ्रूट्स और सीड्स का प्रोडक्शन करना। बस, और कुछ नहीं। इवोल्यूशन ने ये पूरी डिजाइन सिर्फ सर्वाइवल के लिए बनाई है। एक्चुअली नेचर में कुछ भी बिना पर्पस की नहीं होता। इतनी सारी एनर्जी जो प्लांट एक फ्लावर बनाने में लगाता है, वो सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली। तो चलिए बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। मतलब इस स्टोरी का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन की बात करें तो फ्लावर तने से या स्टेम से जुड़ा होता है एक बहुत ही पतले से डंठल के जरिए, जिसको पेडिसल कहते हैं, राइट? हाँ, पेडिसेल। अब ये सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल लॉजिस्टिक पार्ट है। मतलब एक तरह से ये मेन सप्लाई लाइन है। एग्जैक्टली, पौधे का पानी, मिनरल्स सब इसी के थ्रू फ्लावर तक पहुंचता है। और इसे इतना स्ट्रांग भी होना पड़ता है कि तेज हवा या बारिश में फ्लावर गिरे नहीं। और उस पे बैठने वाले कीड़ों का वेट भी तो सहना है। ओ हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसी पेडिसिल के एकदम ऊपर एक फूला हुआ ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, इसको हम एक स्टेज की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत स्टेज जिस पर फ्लावर के 4 मेन चक्र या जिन्हें हम होल्स कहते हैं वो टिके होते हैं। तो अगर हम वास्तुकला की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहला और बाहरी चक्र कौन सा है? सबसे बाहर होता है कैलिक्स। कैलिक्स, यानी वो हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर। हाँ, जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। अगर मैं इसे एक स्टोरी के फॉर्म में कहूं तो सेपल्स बेसिकली बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। परफेक्ट एनालॉजी है ये। जब फ्लावर कली की फॉर्म में होता है ना, या बड स्टेज में होता है, तो अंदर के पार्ट्स बहुत डेलिकेट होते हैं और उन डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये सेपल्स एक मजबूत शील्ड बना लेते हैं कली के चारों तरफ। मतलब तेज धूप हो या बारिश या फिर कोई कीड़े मकोड़े, सबसे बचाते हैं। कुछ प्लांट्स में तो ये सेपल्स स्पेशल केमिकल्स भी रिलीज करते हैं ताकि कोई शिकारी कली को खा ना जाए। वाह, ये तो पूरी एक डिफेंस आर्मी है। हाँ, लेकिन एक बार जब फ्लावर खिल जाता है तो इनका ये मेन काम खत्म हो जाता है। ओके, तो बॉडीगार्ड्स ने अपना काम कर दिया और फ्लावर खिल गया। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब जब सिक्योरिटी का काम हो गया तो इतने ब्राइट कलर्स और चमकीली पंखुड़ियों की क्या जरूरत है? इसी सवाल ने डार्विन को भी बहुत परेशान किया था एक टाइम पे। क्योंकि अगर मेन टारगेट सिर्फ रिप्रोडक्शन है तो कलर और परफ्यूम में इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? तो इसका जवाब है हमारा दूसरा चक्र, जिसे हम कोरोला कहते हैं। कोरोला मतलब पेटल्स या पंखुड़ियों का पूरा ग्रुप। बिल्कुल, और ये कोई वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, ये नेचर का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। एडवर्टाइजमेंट? मतलब आप कह रहे हैं कि ये ब्राइट कलर्स बिलबोर्ड्स की तरह काम करते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, प्लांट्स अपनी जगह से मूव तो कर नहीं सकते। वो तो एक ही जगह फिक्स है। तो उन्हें अपने पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों को दूसरे फ्लावर्स तक पहुंचाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत होती है। जैसे कीड़े, मधुमक्खियां, जो बर्ड्स। हाँ, तो ये चमकीली पंखुड़ियां बेसिकली उन कीड़ों को अट्रैक्ट करने का एक विजुअल सिग्नल है। और मैंने एक सोर्स में पढ़ा था जो बहुत ही क्रेजी फैक्ट है कि कई पेटल्स पर ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हम इंसानों को दिखते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट में चमकते हैं। मतलब मधुमक्खियों के लिए वो एक तरह का रनवे या लैंडिंग स्ट्रिप होता है। हाँ, जो उन्हें एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है कि उन्हें नेक्टा या मकरंद पीने के लिए कहाँ पर लैंड करना है। ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल को एवोल्यूशन है। कीड़ा आता है रिवॉर्ड के लिए और प्लांट अपना काम निकलवा लेता है। नेचर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। डेफिनेटली। तो चलिए अब फ्लावर के और भी डीप अंदर चलते हैं।
अब हम बात करेंगे तीसरे चक्र की, जो कि एक्चुअली में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। हाँ, और ये स्टेमन्स से मिलकर बना होता है। अगर इसे हम विजुलाइज करें तो ये एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की तरह लगता है। बिल्कुल, एक हाईटेक फैक्ट्री। हर एक स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो वो पतला सा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे फिलामेंट कहते हैं, राइट? हाँ, फिलामेंट। और ये सिर्फ सपोर्ट नहीं देता, बल्कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह काम करता है। ओह अच्छा, तो वो हाइट एडजस्ट करता है। एग्जैक्टली। ये ऊपरी हिस्से को ठीक उस एंगल और हाइट पर रखता है जहां आने वाले कीड़े से उसका सबसे बेस्ट कांटेक्ट हो सके। अमेजिंग। और इस लिफ्ट के बिल्कुल टॉप पर क्या होता है? टॉप पर एक थैली जैसा पार्ट होता है जिसे एंथर कहते हैं। ये यूजुअली 2 हिस्सों में बटा होता है। और यही वो मेन जगह है जहां सारा मैजिक होता है। हाँ, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं, जिनके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं जो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि एक एंथर इतने सारे मतलब लाखों पॉलन ग्रेन्स क्यों बनाता है? हाँ, क्योंकि चाहिए तो सिर्फ एक ही ना। यही तो बात है। पॉलिनेशन बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। मतलब हवा चली या कीड़ा कहीं और बैठ गया तो? एग्जैक्टली। ज्यादातर पॉलन ग्रेन्स तो अपनी सही मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। वो जमीन पर गिर जाते हैं या किसी गलत प्लांट पर। तो मतलब प्रोबेबिलिटी या चांस को बढ़ाने के लिए प्लांट इतने सारे माइक्रोस्कोपिक पैकेट्स बनाता है? हाँ, सक्सेस की एक छोटी सी गारंटी के लिए लाखों का प्रोडक्शन करना पड़ता है। और जब ये एंथर मैच्योर होता है तो इसका फटना भी एकदम टाइम रिलीज मैकेनिज्म की तरह होता है, राइट? बिल्कुल। वो तभी खुलता है जब पॉलन ग्रेन्स एकदम रेडी होते हैं और मौसम भी सही होता है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कीड़ा उस एडवर्टाइजमेंट यानी पंखुड़ियों को देखकर आता है, नेक्टर के लिए एकदम सही जगह लैंड करता है, और उसी टाइम वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला एंथर उसके शरीर पर लाखों पॉलन ग्रेन्स रगड़ देता है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन पॉलन ग्रेन्स की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो हमें ले जाता है फ्लावर के चौथे और सबसे मिस्टीरियस चक्र की तरफ, द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, जिसे गाइनोशियम कहते हैं। हाँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये पूरे फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में सबसे सेफ जगह पर होता है। इसे कार्पेल्स या पिस्टल भी कहा जाता है, राइट? हाँ, और इसके 3 बहुत ही स्पेशल पार्ट्स होते हैं। चलिए इसको एक सीक्रेट चेंबर की तरह डिकोड करते हैं। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे एक फूला हुआ बेस होता है जिसे ओवरी कहते हैं। ओवरी मतलब एक बहुत ही हेवी सिक्योर्ड तिजोरी। बिल्कुल। और इस तिजोरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, जो छोटे अंडों जैसे होते हैं, जिनके अंदर फीमेल गैमेट्स सेफ रहते हैं। आगे चलकर यही बीज बनते हैं, तो फ्यूचर का पूरा ब्लूप्रिंट इसी तिजोरी में लॉक है। लेकिन इस तिजोरी तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ओवरी के ऊपर एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसे स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल तो एक तरह का फिजिकल बैरियर भी है और एक टेस्टिंग ट्रैक भी। और इसी स्टाइल के बिल्कुल टॉप पर होता है पिस्टल का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा, जो एक लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन्स सबसे पहले इसी स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। और सोर्सेज में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेंशन्ड है कि ये स्टिग्मा हमेशा चिपचिपा या स्टिकी क्यों होता है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। ये स्टिकी होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि पॉलन ग्रेन हवा से उड़ ना जाए। तो फिर ये एक्चुअल में एक बहुत ही एडवांस्ड बायोकेमिकल फिल्टर है। मतलब एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल सही। स्टिग्मा चेक करता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है क्या वो उसी प्रजाति का है। क्या बात है, मतलब वो जेनेटिक आईडी चेक कर रहा है। हाँ, अगर पॉलन ग्रेन किसी और स्पीशीज का है तो स्टिग्मा उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है या ब्लॉक कर देता है। मॉलिक्यूलर लेवल की सिक्योरिटी चल रही है यहाँ पर। और अगर पॉलन सही निकलता है तब जाकर वो अंकुरित होता है और उस लंबी स्टाइल से होते हुए एक ट्यूब बनाता है नीचे ओवरी तक। और वहां जाकर मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। इतनी लंबी और मुश्किल जर्नी सिर्फ एक बीज बनाने के लिए। माइंड ब्लोइंग। चलिए दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को एक इमेजिनेशन एक्टिविटी से और क्लियर करते हैं। हाँ, एक विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करेगा। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक लिली का फ्लावर है। आप सबसे पहले बाहर के उन हरे सपल्स को हटाते हैं जो कभी कली के बॉडीगार्ड्स थे। फिर आप उन बड़ी और ब्राइट कलर की पंखुड़ियों को हटाते हैं जो कोरोला हैं। तो अंदर आपको धागे जैसे बहुत सारे फिलामेंट्स दिखेंगे जिनके टॉप पर पैंथर्स लगे हैं। पॉलन ग्रेन्स की फैक्ट्री। और अगर हम उन्हें भी हटा दें तो बिल्कुल सेंटर में क्या बचेगा? बिल्कुल सेंटर में एक अकेली और मजबूत ट्यूब जैसी संरचना दिखेगी, जिसका बेस फूला हुआ है यानी ओवरी, बीच का हिस्सा स्टाइल और टॉप पर वो स्टिकी स्टिग्मा। इस तरह
लेयर बाय लेयर फ्लावर का पूरा आर्किटेक्चर हमारे सामने आ जाता है। कैलिक्स का डिफेंस, कोरोला की मार्केटिंग, एंड्रोशियम का प्रोडक्शन और गाइनोशियम की तिजोरी। ये चारों मिलकर एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन बनाते हैं। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक सुंदर सा फ्लावर सिर्फ एक पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर का एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर हम थोड़ी और बड़ी पिक्चर देखें तो इसी प्रोसेस के बाद ओवरी एक फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स बीज बन जाते हैं। और यही फ्रूट्स और सीड्स पूरी दुनिया की फूड चेन का बेस है। मतलब एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ और हमारा पूरा सर्वाइवल इन फ्लावर्स की इस साइलेंट इंजीनियरिंग पर टिका है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच में फ्लावर्स को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही डीप और थोड़ा अनकंफर्टेबल थॉट छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हम इंसान हमेशा सोचते हैं कि हम फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं, राइट? अपने गार्डन्स में, अपने घरों को सजाने के लिए। हम उनकी ब्यूटी को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर इवोल्यूशन के लेंस से देखें तो क्या सच में ऐसा है? या फिर इन फ्लावर्स ने अपने कलर्स और स्मेल से ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक कर लिया है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या हम उनका यूज कर रहे हैं या फ्लावर्स ने हमें अपनी फ्री की लेबर फोर्स बना लिया है? एग्जैक्टली। अपनी ब्यूटी के जाल में फंसाकर उन्होंने हमसे अपने बीज पूरी दुनिया में स्प्रेड करवाए हैं। हम उन्हें पानी दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। तो असली मास्टरमाइंड कौन हुआ, हम या वो? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगली बार किसी को फ्लावर गिफ्ट करें तो सोचिएगा जरूर। इंजीनियरिंग पार्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग या अमेजिंग लगा? क्या वो स्टिग्मा का बायोकेमिकल लॉक था या फिर इंसानों को हैक करने वाली बात? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और अगर ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी माइंड बेंडिंग टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।